बच्चों इस रिवीजन लेक्चर में हम वेव ऑप्टिक्स देखेंगे, यानी कि लाइट के वेव नेचर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव होने का मतलब होता है जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग होता है ना, किसी धागे पे बना हुआ वेव, लाइट भी उसी टाइप का वेव होता है, बस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। तो ये सब तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखते हैं। यहाँ के लिए बस इतना समझ लीजिए कि लाइट एक वेव ऑन स्ट्रिंग की तरह वेव है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कोई सोर्स है जिसमें से दो वेव्स निकली है, कि ये और एक ये। ठीक है, तो हमको पता करना है कि इन दोनों वेव्स के कौन कौन से पॉइंट सेम फेज में हैं। तो बच्चों वो पॉइंट जो एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो और एक साथ मिनिमम हो, वो सब सेम फेज में होते हैं। जैसे अगर हम इस पॉइंट को ले और इस पॉइंट को ले, इसको अगर हम ए बोले और इसको ए डैश बोले, तो ये दोनों सेम फेज में होगा, क्योंकि आप देखें तो दोनों अभी मैक्सिमम पे है, फिर दोनों जीरो पे जाएगा, थोड़ी देर के बाद दोनों मिनिमम पे जाएगा, और ये सब काम एक साथ होगा, यानी ए और ए डैश सेम फेज में है। ठीक उसी तरीके से अगर हम ये बी लें और इसको बी डैश लें, तो अभी बी जीरो में है, मतलब बी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो बी डैश का भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, फिर दोनों एक ही साथ मिनिमम होगा, फिर एक ही साथ मैक्सिमम होगा, तो ये दोनों पॉइंट भी सेम फेज में होंगे। ठीक उसी तरीके से ये वाला और ये वाला पॉइंट भी सेम फेज में होगा, है ना बच्चों, क्योंकि एक साथ जीरो होगा, एक साथ मैक्सिमम होगा, एक साथ मिनिमम होगा। तो इतना तो हम समझ रहे हैं कि जहां पे एक वेव कंप्लीट होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, मतलब इसका एक वेव यहाँ कंप्लीट हुआ, इसका एक वेव यहाँ कंप्लीट हुआ, तो ये दोनों पॉइंट्स सेम फेज में है। ठीक उसी तरीके से बच्चों जहाँ पे आधा वेव कंप्लीट होगा, ये देखिए ये और ये, तो ये दोनों पॉइंट्स भी सेम फेज में होंगे। ठीक उसी तरीके से बच्चों जहाँ पे क्वार्टर वेव कंप्लीट हो रहा है, ये और ये भी सेम फेज में होंगे। क्लियर है? तो हम बात करेंगे वेव फ्रंट की। तो ये उन पॉइंट्स का लोकस होता है जो सेम फेज में होते हैं। बच्चों लोकस का मतलब हुआ कुछ पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको जो शेप मिलता है, जो स्ट्रक्चर मिलता है, उसी को लोकस कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे ये कोई पॉइंट सोर्स है, अब इसमें से लाइट वेव निकला, तो लाइट वेव को हम वेव ऑन स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम एक वेव ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर एक वेव इस तरीके से, और इसी तरीके से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इस वेव का, इस वाले लाइट का एक वेव यहाँ कंप्लीट हुआ, इसका एक वेव यहाँ, इसका एक वेव यहाँ, इसका एक वेव यहाँ, इसका एक वेव। ठीक उसी तरीके से बच्चों हम बाहर भी आएंगे, हम अंदर भी जाएंगे। अब बात समझ रहे हैं? तो उन सारे पॉइंट्स ना, जिन पॉइंट्स पे एक वेव कंप्लीट हुआ है, वो सारे पॉइंट्स सेम फेज में होंगे, और उन पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो आपको इस तरीके का स्फीयर मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट लाइट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है। लाइट सोर्स अगर पॉइंट हो तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब ये याद रखने वाली बात है कि एक इनफाइनेटली लॉन्ग लाइट सोर्स है, तो उसकी वजह से वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल होता है, और अगर एक लार्ज प्लेन लाइट सोर्स है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेनर होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, वेव फ्रंट हमेशा लाइट रेज के परपेंडिकुलर होता है बच्चों, यानी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, है ना। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ भी देखें तो लाइट रे वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर भी देखें तो वेव फ्रंट लाइट रेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो ये सारा कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के उस कॉन्सेप्ट से जहां पे हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा था। याद है, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है। और उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी वो कुछ इस तरीके से निकलती थी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर एक लीनियर चार्ज ले ले, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले ले और उसको चार्ज दे दे, तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होता था। अगर हम एक प्लेन शीट ले लें, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट लेके उसको चार्ज दे दें, तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर होता था ना। तो अगर हम चाहें तो हम जो लाइट का सोर्स है उसको अगर हम चार्ज समझ लें, ठीक है बच्चों, लाइट का जो रे है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लें, तो जो वेव फ्रंट है ना उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ सकते हैं। मतलब ये आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ/R²। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²।
ठीक उसी तरीके से पॉइंट लाइट सोर्स के लिए लाइट की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर को आप 2 गुना बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को अगर आपने चार्ज दिया है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता था वो 2k लैम्डा अपन आर आता था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक उसी तरीके से अगर लाइट सोर्स लीनियर हो तो उसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी, यानी आर को डबल करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी 2 गुनी कम हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता था, आर पे डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है वैसे ही हम समझ सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं करना है आपको, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। और उसमें भी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक वैसे ही लाइट रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बिहार बोर्ड ने पूछा है कि द वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स, तो बच्चों पॉइंट सोर्स की वजह से स्फेरिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है जिसमें ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, आपको बताना है कि वेव फ्रंट कैसा होगा। तो बच्चों ये जो लाइट रेज हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, तो जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा। और किस प्लेन में होगा बच्चों, तो ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, ये एक्स जेड प्लेन होगा। क्यों? क्योंकि x और z ही y के परपेंडिकुलर होता है ना, और हमको वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होता है जिसमें लाइट रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, वैसे ही अगर हमने एक पैरेलल बीम को भेजा और एक कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो आके ऐसे फोकस पे मिलता है, तो हमको इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम के लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। तो इंसिडेंट बीम के लिए आप वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा और रिफ्लेक्टेड के लिए कुछ इस तरीके से बच्चों, ताकि ये सब 90 डिग्री हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से वेव फ्रंट हो जाएगा। इसको 3D में ड्रॉ करिएगा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा, सेट्टा गाड़ी टाइप का होगा ये। ठीक है, चलिए इसमें हमको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, तो पैरेलल बीम है तो वेव फ्रंट तो कुछ इस तरीके से प्लेनर ही होगा। ठीक है, इस तरीके से कि ये एंगल 90 डिग्री हो सके। ठीक वैसे ही आप यहाँ पर भी बना दीजिएगा इस तरीके से, ये सारा एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब भी किसी लाइट सोर्स में से लाइट निकलता है तो रेज ट्रेवल नहीं करती हैं, वेव फ्रंट ट्रेवल करता है। और ऐसा नहीं है, ये हमने देखा भी है। जैसे अगर किसी ठहरे हुए पानी में आप एक पत्थर गिराते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें ऐसे गोल गोल रिपल्स निकलती हैं, तो ये रिपल्स कुछ और नहीं, ये वेव फ्रंट ही होती हैं। ठीक है, तो हाइजन के अनुसार लाइट रे ट्रेवल नहीं करता है, वेव फ्रंट ट्रेवल करता है। तो वेव फ्रंट ट्रेवल कैसे करता है, तो इसके लिए हाइजन ने कहा कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक लाइट सोर्स है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एक लाइट सोर्स है, इससे एक वेव फ्रंट ऐसा निकला, तो इसका हर पॉइंट लाइट सोर्स होगा। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सारा पॉइंट लाइट सोर्स होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, ये सब लाइट सोर्स है। अब इसमें से फिर वेव फ्रंट्स निकलेंगी, तो इसमें से निकले हुए वेव फ्रंट्स को हम लोग वेवलेट कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें से एक वेवलेट ये निकला, इसमें से एक वेवलेट ये निकला, इसमें से एक वेवलेट ये निकला, इसमें से ये निकला। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए t = 0 पे वेवलेट निकलनी शुरू हुई, तो t टाइम के बाद इनका रेडियस कितना हो जाएगा। तो बच्चों मान लो लाइट की स्पीड v है, तो t टाइम में v स्पीड से अगर कोई चीज ट्रेवल करे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम, यानी v इंटू टी। तो ये जो रेडियस होगा वो आपका vt हो जाएगा। तो देखिए वो चीज़ लिखा हुआ है vt है ना, t टाइम पे अगर हम t टाइम की बात करें तो रेडियस vt हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको ढकने के लिए एक एनवेलप बनाएंगे। ये जितने भी वेवलेट्स हैं उनको ढकने के लिए एक एनवेलप बनाएंगे और उसी एनवेलप को बोला जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, और जिस वेव फ्रंट से ये सारी वेवलेट्स निकली हैं और जिसकी वजह से ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बना है उसको कहा जाता है प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो इस फोटो में ये जो FF डैश है वो प्राइमरी वेव फ्रंट है, GG डैश जो है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट है,
अब आप बोलेंगे कि हम इधर से भी इसको ढक सकते हैं, एक एनवेलप बना सकते हैं, तो जी हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं। इसको कहा जाता है बैक वेव, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है। वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड मूविंग होता है, कभी बैकवर्ड मूविंग नहीं होता है। आप पानी में पत्थर डालेंगे तो हमेशा देखेंगे कि जो वेव फ्रंट है वो फैल रहा है, सिकुड़ता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो बैक वेव एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। आप ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्राइमरी वेव फ्रंट ने सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक वेव ड्रॉ करें जिसका एम्पलीट्यूड ए है, बच्चों एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसका जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जिसमें ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाई टी, टी का मतलब टाइम पीरियड है ना। और बच्चों आप जानते हैं 1 अपन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम इसको 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, के का मतलब होता है एंगुलर वेव नंबर, इसका मतलब होता है एंगुलर वेव नंबर, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। यानी ओमेगा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, टाइम पीरियड पे, और के डिपेंड करता है लैम्डा पे। कोहेरेंट सोर्स, ऐसे सोर्स जिनसे निकले हुए वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, और ऐसे वेव्स की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेव्स ड्रॉ की गई है, आपको दिख रहा होगा। एक छोटा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड हमने A1 लिया है, और एक बड़ा वेव ये वाला है जिसका एम्पलीट्यूड हम लोगों ने A2 लिया है। तो अगर छोटे वाले वेव का हम इक्वेशन लिखना चाहें, ठीक है बच्चों, तो अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों वेव्स का लैम्डा तो सेम ही है ना। जैसे इसका भी एक वेव देखिए यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है, एक वेव ये, और इसका भी एक वेव जो है वो यहीं पे जाके कंप्लीट हो रहा है, तो दोनों का लैम्डा सेम है। ठीक है, वेलोसिटी भी सेम होगी क्योंकि वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है, और चूंकि दोनों वेव सेम ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है इसीलिए दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी वेव के लिए वेलोसिटी होता है न्यू इंटू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। तो अब अगर वेलोसिटी सेम है, ठीक है, और लैम्डा भी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो ये जो आपको दो वेव्स दिख रही हैं, इन वेव्स का एम्पलीट्यूड छोड़ के बाकी सब कुछ सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, लैम्डा भी सेम है। ठीक है, अब हम अगर इस छोटे वाले वेव के लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इस यही वाला लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड A1 है तो इसीलिए हम लिखेंगे y1 इज इक्वल्स टू, अरे छोटे वाले वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम y1 से दिखा रहे हैं, तो y1 इज इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक उसी तरीके से अगर y2 लिखें तो y2 इज इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना बच्चों। और चूंकि दोनों यहीं से शुरू हो रहा है ना, तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। बच्चों एक बात याद रखना कि जब कभी भी कोई वेव यहाँ से शुरू हो ना तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, तो अब ओमेगा टी माइनस के एक्स में आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, समथिंग फाई ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब सुनिए, ये जो दो वेव्स का हमने इक्वेशन लिखा, अच्छा इन दोनों वेव्स में हम लोगों ने ओमेगा को सेम क्यों लिया, क्योंकि बच्चों दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा। हमने के को भी सेम क्यों लिया, क्योंकि दोनों वेव्स का लैम्डा सेम है, और अगर लैम्डा सेम है तो के भी सेम होगा। ठीक है, अब देखिए इसी को कहा जाता है फेज। ये साइन के बगल में जो कुछ भी लिखा है उसको फेज कहा जाता है। तो बताइए दोनों में फेज का डिफरेंस कितने का है, तो 0 का है। फेज डिफरेंस को जनरली हम लोग फाई से दिखाते हैं, तो आप ओमेगा टी माइनस के एक्स में से ओमेगा टी माइनस के एक्स को घटाइएगा तो 0 ही मिलेगा ना, और 0 इज अ कांस्टेंट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों वेव्स में फेज का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। चलिए यहाँ दो वेव्स ड्रॉ की गई हैं, तो इन दो वेव्स में छोटा वाला जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड A1 है, और ये जो बड़ा वाला वेव है उसका एम्पलीट्यूड A2 है। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों का जो लैम्डा है वो सेम है। कैसे, तो बच्चों इसका जो एक वेव है देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, फिर ये अपने आप को रिपीट करेगा, तो वैसे ही ये वाला जो वेव है इसका भी एक वेव देखा जाए तो यहाँ पे कंप्लीट, फिर ये अपने आप को रिपीट ही तो कर रहा है, ये देखिए रिपीट कर रहा है। तो दोनों एक वेव यहीं पे कंप्लीट कर रहा है ना, यानी दोनों का लैम्डा सेम। अब बच्चों अगर लैम्डा सेम और वेलोसिटी भी सेम, क्यों, क्योंकि मीडियम सेम है, तो अगर लैम्डा और वेलोसिटी सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो अगर हम छोटे वाले वेव का इक्वेशन लिखें तो हम लिखेंगे y1
इज इक्वल्स टू, है ना वो वाला फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बड़े वाले का लिखे तो बच्चों a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो होगा ही, अरे ओमेगा सेम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, k सेम होगा क्योंकि लैम्डा सेम है, लेकिन आपको इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? तो अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो आप ध्यान से देखें तो ये एंगल π/2 होता है ना, अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो इसीलिए हमने इसमें π/2 ऐड कर लिया। खैर अगर आप इसके फेज में से इसके फेज को घटाएंगे तो π/2 ही मिलेगा, और π/2 एक कांस्टेंट है। तो ये दोनों वेव्स भी कोहेरेंट सोर्स से निकले हुए वेव्स हैं, भले ही फेज का डिफरेंस है तो क्या है, लेकिन कांस्टेंट है, तो इनको हम बोलेंगे कि ये कोहेरेंट सोर्सेज से निकले हुए वेव्स हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक वेव जो होता है ना, एक वेव वो फेज डिफरेंस, बच्चों फेज का मतलब एक्चुअली एंगल ही तो होता है। जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आप लिखते हैं तो ये एंगल ही तो है, क्योंकि साइन हमेशा एंगल का ही लिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एंगल का सेपरेशन कितना है, तो 2 पाई का है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फेज का डिफरेंस 2 पाई का है। पाथ डिफरेंस यानी किसी को अगर यहां से यहां तक आना हो तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, तो 1 लैम्डा। टाइम डिफरेंस यानी वेव को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो बच्चों उतना ही समय लगेगा जितना समय एक वेव को बनने में लगता है, यानी कि एक टाइम पीरियड। तो याद रखना बच्चों, एक वेव फेज डिफरेंस में 2 पाई के बराबर होता है, पाथ डिफरेंस में 1 लैम्डा के बराबर होता है, और टाइम डिफरेंस में एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सोर्स यहाँ पे है S1, एक सोर्स यहाँ पे है S2, और इन दोनों से निकलने वाला जो वेव है वो यहाँ पे आके मिलता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ फेज डिफरेंस कितना है इस वाले वेव और इस वाले वेव में, तो ध्यान से देखा जाए तो बच्चों एक वेव का मतलब होता है 2 पाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई, यानी ये टोटल जो है 6 पाई है ना। ये इसमें 4 वेव हैं, 1 2 3 और 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना होगा, 8 पाई होगा, है ना। एंगल की बात करें तो यहाँ और यहाँ के बीच में एंगल कितना होगा, 6 पाई का होगा डिफरेंस, और इन दोनों के बीच में 8 पाई का डिफरेंस होगा, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल डिफरेंस होगा, तो ये जानने के लिए इसमें से हम इसको घटाएंगे, यानी इस केस में जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई ही आएगा। अरे एक वेव एक्स्ट्रा है बच्चों, और एक वेव की वजह से जो फेज डिफरेंस आता है वो 2 पाई आता है। ठीक है, चलिए अगर इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस देखा जाए तो देखो इस वेव को 3 लैम्डा ट्रेवल करना पड़ा है, इसको 4 लैम्डा ट्रेवल करना पड़ा है, तो इसको इससे लैम्डा डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा है, तो यानी कि अगर आपको पाथ डिफरेंस चाहिए तो आप 4 लैम्डा में से 3 लैम्डा को घटा लीजिएगा तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। टाइम डिफरेंस अगर आपको पूछा जाए तो इस वेव को यहाँ से यहाँ तक आने में 3t टाइम लगा होगा, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 4t टाइम लगा होगा, क्योंकि 3 वेव बनी है ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो 3t टाइम लगा होगा। इसमें 4 वेव्स बनी है तो 4t टाइम लगा होगा। तो क्या करें, 4t में से 3t को घटा लेंगे तो हमको t मिलेगा, और ये तो हम जानते ही हैं कि चूंकि एक वेव एक्स्ट्रा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई का, पाथ डिफरेंस लैम्डा का, और टाइम डिफरेंस t का आएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में एक रिलेशन भी होता है। फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस अपॉन t। ठीक है, अब इससे हम चाहें तो अगर हमको फेज डिफरेंस दिया हुआ है तो हम बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए फेज डिफरेंस आपका 4 पाई दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 पाई का मतलब ऐसा 2 वेव हो गया बच्चों, और हमसे बोला जाए कि डेल्टा एक्स निकालिए, तो बच्चों डेल्टा एक्स कितना होगा, तो लैम्डा को ऊपर लेके चले जाइए, तो 5 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई, 5 की जगह पे हम 4 पाई रखेंगे, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई कटेगा 2 बार में, और 2 लैम्डा। सही बात है बच्चों, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का 4 पाई का है तो इसका मतलब 2 वेव इसमें है ना, और 2 वेव का मतलब 2 लैम्डा, तो सही बात है 2 लैम्डा। तो ये याद करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा, और टाइम डिफरेंस अपॉन t। ठीक है, बोला जा रहा है कि फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस बाई, कैसे बताइए, तो फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। तो फाई की वैल्यू निकालनी है तो आप उसको उधर लेके चले जाए, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है ना बच्चों, नहीं आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, सॉरी,
फाई तो दिया हुआ है, यानी आपको पाथ डिफरेंस निकालना है। हाँ, तो लैम्डा को उधर लेकर चले जाएं, तो बताइए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, फाई इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया, आंसर हो जाएगा ये 2 पाई नीचे में ये वाला हो जाएगा, लैम्डा इंटू फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है। इंटरफेरेंस, तो जब भी दो कोहेरेंट सोर्सेज से निकले हुए वेव्स मिलते हैं तो उसी घटना को कहा जाता है इंटरफेरेंस। कोहेरेंट सोर्स होने का मतलब हुआ कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव्स का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, भले कुछ फेज डिफरेंस आए लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एक वेव ये वाला लेते हैं, ठीक है, और एक ये वेव लेते हैं, दोनों मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 पर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे और मान लीजिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a1 है और इसका जो एम्पलीट्यूड है, हालांकि बड़ा छोटा बनाया मैंने लेकिन इसको a2 मान लीजिएगा, तो हमको पता करना है कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, इन दोनों को मिलने से एक नया वेव बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस वेव के लिए इक्वेशन लिखा जाए, तो a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ इसका इक्वेशन मैंने लिखा a2 साइन ओमेगा टी। अच्छा, kx वाला टर्म क्यों नहीं आ रहा आप सोच रहे होंगे, इसलिए क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे हम सब कुछ देख रहे हैं, तो x की जगह पे 0 डाल दीजिएगा तो kx भी 0 हो जाएगा ना। तो जो इक्वेशन पहले ऐसा हुआ करता था a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, तो x की जगह पे 0 डाल देंगे तो सिर्फ a1 साइन ओमेगा टी ही रह जाएगा ना। ठीक है, वेरी गुड। अब इसका इक्वेशन मैंने लिखा a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि हो सकता है कि इसके और इसके बीच में फेज का डिफरेंस हो। जैसे देखो ना बच्चों, ये जो दोनों वेव्स हैं इनके बीच में फेज का डिफरेंस आ गया था ना, तो ऐसे ही हो सकता है कि इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस हो, तो वो फेज का डिफरेंस हमने दिखा दिया है फाई से। ठीक है, अब जो नया वेव बन रहा है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, यानी कि अब एम्पलीट्यूड भी बदल जाएगा और जो रिजल्टेंट वेव है वो मान लीजिए इस फर्स्ट वेव के साथ डेल्टा फेज डिफरेंस, मतलब इसका जो फेज डिफरेंस है रिजल्टेंट वेव का, वो फर्स्ट वेव के साथ डेल्टा है। ठीक है, आप देखिए ना, इसमें से इसको घटाइएगा तो डेल्टा ही मिलेगा, तो फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड रिजल्टेंट वेव कितना है बच्चों, डेल्टा है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको एम्पलीट्यूड और डेल्टा निकालना है ना, तो उसके लिए आप दोनों के एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर समझ लीजिएगा और दोनों के बीच के एंगल को, आप दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस फाई है वो समझ लीजिएगा। तो a1 a2 दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस फाई, ये उनके बीच का एंगल हो जाएगा। तो इन दोनों एम्पलीट्यूड्स का जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, डेल्टा हालांकि जरूरी नहीं है, डेल्टा पर दिमाग मत लगाइए, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी, तो बच्चों लाइट की इंटेंसिटी का मतलब लाइट का ब्राइटनेस होता है और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड को आप जितना ज़्यादा करिएगा इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मान लीजिए इस फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 है, इस सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 है, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, जिसमें I1 और I2 जो है वो पहले और दूसरे वेव की इंटेंसिटी है और फाई जो है वो पहले और दूसरे वेव का फेज डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इंटरफेरेंस दो टाइप का पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो बच्चों एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब हम cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू डाल दें, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे होता है बच्चों, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर फाई 0 हो, अच्छा है 2 पाई, क्योंकि बच्चों 0 डिग्री और 2 पाई एक ही जगह होता है ना, और अगर हम इधर से जाएं तो हम इसको -2 पाई बोल सकते हैं। तो 0 डिग्री बोलो चाहे +-2 पाई बोलो, चाहे अगर 2 रोटेशन करोगे, 2 रोटेशन कर लोगे तो ये 4 पाई हो जाएगा, 3 रोटेशन 6 पाई, लेकिन आओगे तो यहीं पे ना, है ना बच्चों। यानी जो वैल्यू cos की 0 पे होती है वही 2 पाई पे भी होती है, वही 4 पाई पे भी होती है, वही 2n पाई पे भी होती है। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो आपको पाई का इवन मल्टीपल रखना होगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसे रखना होगा, 2n पाई रखना होगा, जिसमें n की जगह n जो है वो होल नंबर है, 0 1 2 3 4, 0 रखिएगा तो ये मिल जाएगा, 1 रखिएगा तो ये मिल जाएगा, है n की जगह पे।
ठीक है, 2 रखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा ना। तो उस केस में डेल्टा एक्स कितना होगा बच्चों? तो अगर फेज डिफरेंस 0 तो पाथ डिफरेंस भी 0 है ना बच्चों। हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 2 वेव और ये भी आपका 2 ही वेव है, तो दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस भी 0 का है और पाथ का डिफरेंस भी 0 का है, ठीक है। लेकिन अगर फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाए, 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा ना। फेज डिफरेंस 4 पाई हो जाए, 4 पाई का मतलब 2 वेव, तो 2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 2n पाई पे n लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए, है ना। और पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा ऐसा होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो क्या करें, वो जो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई वाला जो फॉर्मूला है, तो उसमें फाई की जगह पे 0 डाल देंगे, कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये होगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी a1 प्लस a2 हो जाएगा। क्लियर है? यानी हम दोनों के एम्पलीट्यूड्स को सीधा सीधा जोड़ेंगे, है ना बच्चों। जैसे छोटे वाले वेव का एम्पलीट्यूड मान लीजिए अगर 3 सेंटीमीटर है, बड़े वाले वेव का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा ना बच्चों, जो इस कलर से मैंने दिखाया, ये रिजल्टेंट वेव है, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 3 और 5 को सीधे सीधे जोड़ देंगे, है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि ये वाला वेव चाहता है कि ये वाला पॉइंट जो है ये 3 सेंटीमीटर ऊपर जाए, ये वाला वेव चाहता है कि ये 5 सेंटीमीटर ऊपर जाए, तो दोनों तो ऊपर ही ले जाना चाह रहा है ना, इसीलिए ये वाला पॉइंट ऊपर ही जाएगा, लेकिन 3 और 5 कितना, 8 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए, इंटेंसिटी कितनी होगी, तो सेम फॉर्मूला इंटेंसिटी वाले में बस हम फाई की जगह 0 डाल देंगे, ठीक है। i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये तो खैर 1 हो गया बच्चों। अभी इस चीज़ को हम लोग अंडर रूट i1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्टीमेटली ये i1 ही हुआ ना, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट i2 का स्क्वायर, 2 है, और इसको लिखेंगे अंडर रूट i1 अंडर रूट i2, अलग अलग तोड़ के लिखा हमने। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a की जगह पे अंडर रूट i1 है और b की जगह पे अंडर रूट i2 है। क्लियर? फॉर आइडेंटिकल सोर्स, आइडेंटिकल सोर्स का मतलब हुआ कि दोनों का अगर इंटेंसिटी भी बराबर हो जाए ना बच्चों, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए, जैसे अब की बार जैसे ये और ये जो वेव है इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना, लेकिन क्या हो अगर इनका एम्पलीट्यूड बराबर हो जाता, तो ऑब्वियसली इनकी इंटेंसिटी भी बराबर हो जाती। तो वो इंटेंसिटी मान लीजिए I0 है, तब बताइए मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको कितना मिलेगा, तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I0, I1 की जगह I0 रखिए, प्लस अंडर रूट I0 का स्क्वायर, तो ये 2 अंडर रूट I0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट I0 का स्क्वायर I0 हो जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगा 4I0। तो याद रखना बच्चों, दो वेव्स का जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे इंटेंसिटी हमको मिलती है 4I0, इसकी इंटेंसिटी I0, इसकी I0, तो इसकी मिलेगी 4I0, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 4I0 होगी। क्लियर? चलिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड मिनिमम और इंटेंसिटी भी मिनिमम है। तो जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कॉस फाई, उसमें अगर इस चीज़ को मिनिमम करना है तो आप कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू डाल दीजिए, और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1, और कॉस पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 ना बच्चों। देखिए एक मिनट, ये देखिएगा ध्यान से, ये कॉस पाई की वैल्यू होगी -1, तो बच्चों पाई का भी -1 होगा, और अगर हम एक चक्कर लगा के फिर वापस आ जाए तो 3 पाई हो गया ना। अरे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई पे भी वही पहुंचेंगे, फिर एक चक्कर और लगा ले तो ये 5 पाई हो जाएगा, यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो ये पाई का ऑड मल्टीपल है, यानी 2n प्लस 1 पाई, ठीक है, जिसमें n को हम 0 से ले लेंगे, तो आप 0 डाल दीजिएगा तो पाई मिल जाएगा, आप 1 डाल दीजिएगा यहाँ पे तो 3 पाई मिल जाएगा, 2 डाल दीजिएगा तो 5 पाई मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए पाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो पाई का मतलब तो बस जैसे ये तो पूरा 2 पाई हुआ, पाई का मतलब तो इतना ही हुआ ना, तो इसका मतलब हुआ λ/2, ठीक है, तो λ/2 आएगा।
3 पाई का क्या मतलब हुआ, है ना। तो एक वेव और आधा वेव, मतलब 2 पाई और 1 पाई 3 पाई, तो ये 1.5 वेव है, यानी 3/2 पाई, सॉरी 3/2 लैम्डा है। 5 पाई का क्या मतलब हुआ, तो 5 पाई का मतलब हुआ 2.5 लैम्डा, है ना बच्चों। 5 पाई का मतलब हुआ कि 2 पाई, तो ये 2 लैम्डा हो गया, और आधा पाई, सॉरी 1 पाई। 5 पाई, तो 5 पाई का मतलब हुआ 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और ये आधा लैम्डा, यानी 2.5 लैम्डा, है ना। तो ये आधा लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, 5.5 लैम्डा, 10.5 लैम्डा वाली बात आ जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे 2n+1/2 इंटू लैम्डा। आप n की जगह पे 0 डालिएगा तो ये मिल जाएगा, n की जगह पे 1 डालिएगा तो ये मिल जाएगा, n की जगह पे 2 डालिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब आइए देखते हैं कि आखिर हमको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी कितनी। तो बच्चों क्या करें, हम cos फाई में फाई की जगह पाई रखें। अब इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, तो ये तो हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और मिलेगा आपको a1 माइनस a2। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को आप घटा लीजिएगा, ठीक है। रही बात इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी वाला जो फॉर्मूला था i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई, फाई की जगह पाई रखेंगे, फिर यहाँ -1 आएगा, तो सब कुछ सेम रहेगा बच्चों, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यानी मिनिमम इंटेंसिटी होती है अंडर रूट i1 का, सॉरी अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। और अगर फॉर आइडेंटिकल सोर्स की बात करें, यानी i1 और i2 अगर बराबर हो जाए, और किसके बराबर हो जाए, i0 के बराबर हो जाए, तो ये बन जाएगा अंडर रूट i0 माइनस अंडर रूट i0 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट i0 माइनस अंडर रूट i0 0, 0 का स्क्वायर 0। यानी बच्चों जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, वहां पे इंटेंसिटी एकदम 0 हो जाती है, आपको बिल्कुल अंधेरा देखने को मिलेगा। तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम 4i0, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां इंटेंसिटी एकदम से 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी एंड बाबू y2 इज इक्वल्स टू 3 cos, सॉरी 4 है ना, हाँ 3 cos ओमेगा टी। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप इसको भी साइन में कन्वर्ट करिए, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 ना बच्चों। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है ना, अरे π/2 का मतलब 90 डिग्री, वो कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ठीक। तो हमको पता चल गया ना, a1 जो है वो 4 है, a2 जो है वो 3 है, और फाई जो है वो π/2 है, मतलब 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 3 इंटू कॉस फाई, यानी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा 16 प्लस 9 का मतलब अंडर रूट 25 का मतलब 5, यानी 5 होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। कहता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। मैंने जैसे मान लीजिए कि एक वेव ये आया, एक वेव ये आया, तो जो नया वेव बनेगा उसमें क्या होगा, जो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, जो अलग होगा। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी अलग नहीं होता है, जो फ्रीक्वेंसी इसका, जो इसका वही इसका भी होता है। इंटेंसिटी अलग अलग होता है ना, अभी तो देखा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में, इसकी इंटेंसिटी 4 थी, इसकी इंटेंसिटी 3 थी, तो इसकी इंटेंसिटी 5 आ रही थी। तो इंटेंसिटी आंसर हो जाएगा। वेवलेंथ भी नहीं बदलता और वेव का स्पीड भी नहीं बदलेगा, क्योंकि मीडियम थोड़े बदल रहा है, ठीक है। राइट टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई जो होना चाहिए है वो 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई, ठीक है, एंड प्लस माइनस 2n पाई होना चाहिए। और जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो 0 प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस, मतलब खड़े खड़े लैम्डा अगर आपको मिले ना, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा 10 लैम्डा, ठीक है, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आधा आधा अगर मिले तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 2n प्लस 1 लैम्डा,
सॉरी बच्चों, n लैम्डा होगा ना, ये तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, n लैम्डा प्लस माइनस n लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हो गई। चलिए, कहता है, मतलब एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें मेन बात यहाँ से शुरू होता है कि लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस हैव इंटेंसिटी रेशियो 81:1। यानी बच्चों अगर हम I1 और I2 लेना, ठीक है, सॉरी I1:I2 लें तो वो होगा 81:1। इसका मतलब हुआ कि I1 अगर 81I है तो I2 हो जाएगा 1I का मतलब सिंपल I। अब आपको बताना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इन इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि बच्चों आपको I मैक्स और I मिन का रेशियो बताना है। तो I मैक्स कितना होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मिन कितना होता है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए I मैक्स अपॉन I मिन हम लोग कर लेते हैं, तो ये √81I प्लस √I का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका √81I माइनस √I का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, काम करिए, √81 कितना होगा, 9 है ना, तो 9√I अब प्लस √I, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9√I माइनस √I का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 10√I हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका 8√I, और करना तो स्क्वायर ही है, आपको दोनों का स्क्वायर करना है ऊपर नीचे, तो आप होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर का मतलब 25/16। ये अच्छा क्वेश्चन था, 25/16। ठीक है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेस। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं कि I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर, यानी I1/I2 जो होगा ना वो A1² A2² होगा। तो यहाँ से बताइए A1/A2 कितना आएगा, तो √I1/I2 आएगा। चलिए I1 की जगह पे 81I, I2 की जगह पे I, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी A1/A2 आपको मिलेगा 9/1, 9/1 का रेशियो होगा बच्चों, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कि फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ cos फाई कितना होना चाहिए, तो बच्चों मतलब जो ये हम लोग पढ़ते हैं I = I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1I2 cos फाई, उसमें cos फाई की जगह पे 1 रखोगे तभी तो ये मैक्सिमम होगा ना, तो 1 होना चाहिए। क्लियर है, चलिए, कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस विथ गुड कंट्रास्ट। अगर आपको बढ़िया इंटरफेरेंस चाहिए तो क्या कंडीशन होना चाहिए, पहला तो ये कि फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि कोहेरेंट सोर्स से निकला हुआ होना चाहिए। दूसरा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बराबर होना चाहिए। तीसरा, लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक रेड कलर है तो दूसरा भी रेड का होना ही चाहिए बच्चों। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बराबर है तो लाइट सेम ही होगा ना, मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ कि अगर एक रेड कलर है तो दूसरा भी रेड ही कलर होना चाहिए। अगर एक रेड कलर हो गया दूसरा येलो कलर हो गया तो वो डाइक्रोमेटिक हो गया। ठीक है, चलिए अगला है कि एम्पलीट्यूड भी बराबर कर दीजिए, है ना। तो एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो क्या होगा, तो जहां अंधेरा होगा वहां बिल्कुल अंधेरा होगा, और जहां ब्राइट होगा वहां एकदम इंटेंसिटी आपको 4I0 मिलेगी। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है कि कहीं अंधेरा कहीं 4I0 है ना, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था यंग्स नाम के एक साइंटिस्ट ने, यंग नाम के। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहा जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, उन्होंने सबसे पहले एक लाइट का सोर्स लिया। ठीक है, तो लाइट के सोर्स में से वेव फ्रंट्स निकलेंगी, लाइट रेज निकलेंगी। अब आप जानते हैं कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो जो वेव फ्रंट का जो पॉइंट यहाँ टकराएगा वो तो इसके द्वारा या तो रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा नहीं तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लेकिन वेव फ्रंट का जो हिस्सा यहाँ पहुंचेगा वो तो लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा ना, क्योंकि वेव फ्रंट का हर पॉइंट लाइट सोर्स होता है। तब इसमें से भी वेव फ्रंट्स निकलेंगी। ठीक उसी तरीके से वेव फ्रंट का जो हिस्सा यहाँ पहुंचेगा उसमें से भी वेव फ्रंट्स निकलेंगी। ठीक है, यानी कि अगर हम लाइट रे की बात करें तो एक सोर्स यहाँ है और एक सोर्स यहाँ है ना बच्चों, तो इससे भी लाइट रे निकलेगा, इससे भी लाइट रे निकलेगा। तो मान लो कहीं जाकर टकराया तो बच्चों अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है
तो वहाँ खूब ब्राइट दिखेगा, डिस्ट्रक्टिव हुआ है तो वहाँ एकदम अंधेरा दिखेगा। तो जब सामने की स्क्रीन पे यंग ने ऑब्जर्व किया तो उनको ये वाला पैटर्न दिखा बच्चों, यानी कहीं ब्राइट तो कहीं डार्क, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, कहीं ब्राइट कहीं डार्क। जाहिर सी बात है ये जहाँ ब्राइट है वहाँ इंटेंसिटी 4I0 होगी और यहाँ की इंटेंसिटी 0 होगी बच्चों। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ अंधेरा आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हुआ क्या कि ये जो दो स्लिट्स हैं जिसको S1 और S2 कहा जा रहा है, स्लिट का मतलब बच्चों दरार होता है, इसको 3D में ड्रॉ करें ना तो कुछ इस तरीके से होगा, ये एक स्लिट ऐसा होगा, दूसरा स्लिट ऐसा होगा, लेकिन हम 2D में देख रहे हैं तो ये आपको एक छेद की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइट के सोर्स की तरह ही तो बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए इन दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल d, और यहाँ से आपने कैपिटल D डिस्टेंस की दूरी पे एक स्क्रीन रखा है। तो दोनों स्लिट्स के बीचों बीच आप एक लाइन ड्रॉ करिए, इसको हम लोग सेंट्रल लाइन बोलेंगे, यानी सारा मेजरमेंट हम यही से करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका y = 0। ठीक है बच्चों, इस एक्सिस को y एक्सिस बोला जा रहा है, वर्टिकल एक्सिस को। ठीक है, तो यहां से y डिस्टेंस ऊपर जाके, कितना डिस्टेंस, y डिस्टेंस ऊपर जाके आपको क्या मिलेगा, ठीक है, मतलब ब्राइट मिलेगा कि डार्क मिलेगा, ये जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि इन दोनों रेज का यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। अगर इन दोनों रेज का यहाँ कंस्ट्रक्टिव हुआ है तो ब्राइट मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव होता है तो डार्क मिलेगा। तो इसके लिए हमने डेरिवेशन किया, तो हमको दिखा कि एकदम बीचों बीच ब्राइट मिल रहा है, फिर डार्क मिल रहा है, फिर ब्राइट मिल रहा है, फिर डार्क मिल रहा है ना। सब इक्वी डिस्टेंट है, मतलब दो ब्राइट के बीच का भी सेपरेशन सेम, दो डार्क के बीच का भी सेपरेशन सेम। ठीक है, और ये जो सेपरेशन है, जैसे जो सेंटर में एकदम बीचों बीच आपको जो ब्राइट मिला है ना, उसको कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। ये एकदम आपको y = 0 पे मिलेगा। फिर अगला मैक्सिमा, ये है ना अगला मैक्सिमा, ये आपको मिलेगा λd/d डिस्टेंस पे। फिर अगला मैक्सिमा मिलेगा आपको 2 λd/d डिस्टेंस पे। फिर अगला मैक्सिमा मिलेगा 3 λd/d डिस्टेंस पे, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। नीचे जाने का मतलब बस नेगेटिव में जा रहे हैं, तो माइनस में λd/d, फिर माइनस में 2 λd/d, फिर माइनस में 3 λd/d। तो इन जगहों पे हमको ब्राइट मिलेगा, है ना बच्चों। तो इसको मैक्सिमा बोला जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मैक्सिमा आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो सबसे पहले बीचों बीच यानी y = 0 पे, फिर λd/d ऊपर और नीचे दोनों, इसीलिए प्लस माइनस लगा दिया गया है ना। तो λd/d, 2 λd/d, 3 λd/d, ऐसे ही करते करते हम लोग n λd/d तक चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो y = 0 पे यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, λd/d का मतलब फर्स्ट मैक्सिमा, 2 λd/d का मतलब सेकंड मैक्सिमा, है ना बच्चों, 3 λd/d का मतलब थर्ड मैक्सिमा, n λd/d का मतलब nth मैक्सिमा हो जाएगा ये। और n की शुरुआत 0 से होगी ना। n की जगह पे अगर आप यहाँ 0 डालते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, 1 डालिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, 2 डालिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए बात करेंगे मिनिमा की। तो बच्चों दो मैक्सिमा, देखिए ये वाला मैक्सिमा और ये वाला मैक्सिमा के बीच में ना मिनिमा होता है ना। तो 0 और λd/d के बीच में क्या होगा, आधा λd/d। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ λd/d पे आपको मिलेगा फर्स्ट मिनिमा। ये देखिए ये फर्स्ट मिनिमा है, लेट मी चेंज द कलर, फर्स्ट मिनिमा। ठीक है बच्चों, ठीक उसी तरीके से λd/d और 2 λd/d के बीच में 1.5 λd/d यानी 3/2 λd/d पे आपको मिलेगा सेकंड मिनिमा। ठीक है, फिर 2 है ना, 2 और 3 के बीच में 2.5 λd/d यानी 2 छूट गया है, 5/2 λd/d पे आपको थर्ड मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने कि λd/d 3/2 λd/d मतलब 1.5 λd/d है। अरे इसके और इसके बीच में आएगा बच्चों, फिर इसके और इसके बीच में आएगा 5/2 λd/d। तो यहाँ पे हमको मिनिमा मिलेगा, और nth मिनिमा हमको मिलेगा 2n-1 λd/2d, जिसमें n की शुरुआत 1 से होगी। यहाँ n को हम 0 से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि मिनिमा डायरेक्ट फर्स्ट से शुरू होता है। तो अगर आपको फर्स्ट मिनिमा चाहिए तो आप n की जगह पे 1 डाल दीजिएगा तो आपको देखिएगा ये मिल जाएगा। आप n की जगह 2 डाल दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, n की जगह 3 डाल दीजिएगा आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए फ्रिंज विड्थ। तो बच्चों सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा या फिर मिनिमा होता है ये। तो बताइए इसके और इसके बीच का सेपरेशन कितना है, λd/d है। इसके और इसके बीच का भी सेपरेशन λd/d होगा,
ना। इवन 1.5 लैम्डा डी बाई डी में से आधा लैम्डा डी बाई डी घटाएंगे तो लैम्डा डी बाई डी ही मिलेगा ना, सॉरी लैम्डा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी ही मिलेगा ना। यानी फ्रिंज विड्थ जो होता है वो लैम्डा डी बाई डी होता है, ठीक है। चलिए, फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर के लिए फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगा, रेड कलर के लिए ये फैला हुआ दिखेगा, मतलब एक मैक्सिमा यहाँ तो एक मैक्सिमा सीधे यहाँ दिखेगा, लेकिन वॉयलेट कलर का एक मैक्सिमा यहाँ तो एक मैक्सिमा यहीं पे दिखेगा। इसका फ्रिंज विड्थ कम होगा क्योंकि इसके लैम्डा की वैल्यू कम है। फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। एक मिनट बच्चों, ये लैम्डा डी बाई डी होता है। एक मिनट, लैम्डा डी बाई डी होता है। ये सारा एक काम करिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मुझसे। इस वाले में और इस वाले में ऊपर में कैपिटल डी और नीचे में स्मॉल डी आता है, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा इन्वर्स कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम है, उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी होता है। इसका मतलब हुआ कि दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन हम जितना कम रखेंगे फ्रिंज विड्थ उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन बहुत कम रखा जाता है ताकि ये मोटा मोटा फ्रिंज हमको मिले और हम इसको ऑब्जर्व कर पाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज कितना होता है, तो हम जानते हैं कि ये लैम्डा डी बाई डी होता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू, तो एक बहुत ही पतला कोई, जैसे पानी के ऊपर अगर तेल की एक परत हो तो आप देखेंगे कि उसमें कई सारे कलर्स आपको दिखते हैं, तो उसकी वजह इंटरफेरेंस होती है ना। कुछ रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, कुछ रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, और ये दोनों रेज जब कहीं मिलेंगी तो इनके इंटरफेरेंस की वजह से हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखता है, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, मान लो बच्चों कि एक स्लैब है जिसका थिकनेस डी है, तो उस स्लैब में लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो सी बाई म्यू। आप जानते हैं मीडियम में जाते ही लाइट की स्पीड म्यू टाइम्स कम हो जाती है। अब मान लीजिए लाइट को यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टी टाइम लगता है, तो बताइए टाइम इज इक्वल टू कितना होगा। तो बच्चों टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस डी है और स्पीड सी अपॉन म्यू है। म्यू ऊपर चला जाएगा तो इतना टाइम हमको मिलेगा। अब इतने ही टाइम के लिए लाइट को अगर हम हवा में, किसमें बच्चों, हवा में ट्रेवल कराए तो उसमें तो उसकी स्पीड सी होगी ना। तो जाहिर सी बात है कि अब लाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सेम टाइम में किसी मीडियम में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन हवा में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अगर टाइम हमने उतना ही लिया है तो टी इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब डी डैश अपॉन सी, ठीक है। तो अगर इसको और इसको हम इक्वेट करा लें तो सी से सी इक्वेट कराएंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और डी डैश मिलेगा आपको डी इंटू म्यू। तो ये डी डैश क्या है बच्चों, तो ये लाइट की स्पीड जो है, सॉरी लाइट का जो पाथ है वो स्लैब में डी है, लेकिन अगर हम इसी लाइट को हवा में ट्रेवल कराते तो डी डैश होता ना। यानी ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर है बच्चों, इसको ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। मतलब स्लैब में भले ही ये डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इस लाइट को अगर हम उतने ही टाइम के लिए हवा में ट्रेवल कराते हैं तो ये म्यू इंटू डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी इस पाथ का इक्विवेलेंस हवा में, मतलब डी का इक्विवेलेंस हवा में डी इंटू म्यू है या म्यू इंटू डी है। यानी हम कह सकते हैं कि पाथ जो है वो म्यू टाइम्स बढ़ गया है। क्लियर, इसको ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलेंगे। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम एक लाइट को यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं तो इसका हवा में अगर लेके जाते हैं तो अगर ये हवा ही में है तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस हवा में भी तो डी ही होगा ना, मतलब हवा ही में ही है, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहिए चाहे ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ कहिए, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ का मतलब हुआ कि आप फीता लेके मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहिए चाहे ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ कहिए, दोनों सेम होगा, डी होगा। लेकिन अगर वही रे
किसी स्लैब में ट्रेवल करे तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ यानी फीता लेके मेजर करिएगा तो आपको डी मिलेगा, लेकिन ऑप्टिकल पाथ लेंथ तो म्यू इंटू डी होगा ना, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ से ज़्यादा होता है, यानी भले ही लाइट डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो क्या है, लेकिन उसको महसूस होगा कि वो डी से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, म्यू डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो बात यह है कि इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना होगा। तो क्या किया जाए, म्यू डी में से डी को माइनस कर लिया जाए, तो ये आ जाएगा डी इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। चलिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ, तो बच्चों हम जानते हैं ना ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होता है वो म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ होता है। तो देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पाथ लेंथ मतलब ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, तो यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पाथ लेंथ टी इन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, यानी बच्चों ये टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एन है, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू पाथ लेंथ इन वैक्यूम। अच्छा, तो इसका पाथ लेंथ वैक्यूम में कितना होगा, ठीक है। तो मीडियम में अगर टी है तो वैक्यूम में एन इंटू टी हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यू टाइम्स ज़्यादा होता है। डिफ्रैक्शन, तो बच्चों जब भी कोई लाइट रे किसी ऑब्स्टेकल से के एज से टकरा के मुड़ता है ना, तो इसी घटना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसी घटना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वेव जो है उसके मुड़ने की घटना को हम ऑब्जर्व कर सके, तो उसके लिए जो ऑब्स्टेकल है ना उसका जो थिकनेस होना चाहिए, उसके एज का जो थिकनेस होना चाहिए वो वेवलेंथ ऑफ वेव के, मतलब वेव के वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। यानी अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट का वेवलेंथ लगभग जैसे 500 नैनोमीटर अगर हम ले रहे हैं, तो 500 नैनो का मतलब तो 10 टू द पावर -9 होता है, तो 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। तो अगर लाइट का वेवलेंथ इतना है और अगर आप लाइट को मोड़ना चाहते हैं तो जो ऑब्स्टेकल होना चाहिए ना उसका थिकनेस इतना होना चाहिए, यानी ये किसी मामूली ऑब्जेक्ट से नहीं मुड़ेगा, इसके लिए हम ब्लेड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो लाइट मुड़ता हुआ आपको तभी दिखेगा जब आप ब्लेड्स के एज पे उसको मोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन साउंड का जो वेवलेंथ होता है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 2 मीटर 4 मीटर, ठीक है। तो साउंड जो है ना वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स से भी मुड़ जाता है, मतलब जैसे कोई पेड़ हो गया है ना बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि साउंड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, कुछ मीटर होता है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स से भी मुड़ सकता है, क्लियर। जैसे दीवार, पेड़, इन सब से साउंड तो मुड़ ही जाता है, लाइट थोड़े मुड़ पाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछी गई हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यही बात कह देंगे कि किसी भी ऑब्स्टेकल से के एज से जो लाइट के मुड़ने की घटना है उसी को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। कहता है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडियम। लाइट जो है होमोजीनियस मीडियम का मतलब हो गया ना कि उस मीडियम मतलब मीडियम नहीं बदल रहा है, तो उसमें वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। तो बच्चों ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर लाइट नॉर्मल ऐसे मूव कर रहा है तब तो मूव करेगा, लेकिन अगर वो सीधा जा रहा है किसी ऑब्स्टेकल के एज के पास से जब वो गुजरेगा तो मुड़ जाएगा। तो बच्चों मीडियम थोड़े बदला, ये भी हवा है और ये भी हवा ही है, लेकिन फिर भी मुड़ गया कि नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरी तरीके से सही बात नहीं है। लाइट मुड़ता है, मीडियम ना होते हुए भी मुड़ता है, किसकी वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो डिफ्रैक्शन, इन डिफ्रैक्शन लाइट चेंजेस लिखा हुआ है, ये चेंजेस इट्स पास विदाउट एनी चेंज इन मीडियम, तो यही तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा। यानी ये चीज सही है लेकिन ऊपर वाली चीज गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों पिछले 13 सालों में बिहार बोर्ड ने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे पोलराइजेशन की। तो बच्चों लाइट वेव जब मूव करता है ना तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है इस डायरेक्शन में, ऐसे इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो होता है, ठीक है, वो लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे लाइट मान लीजिए अगर अंदर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे
अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने इस एक्सिस को x माना, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं y, इस वाले को मान लेते हैं z, तो हम यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अच्छा, वेव अगर x एक्सिस में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन y में भी होगा और z में भी होगा, क्योंकि y भी x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और z भी x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब हुआ ना कि वाइब्रेशन जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में है, z में भी है, y में भी है, लेकिन अगर हमने इसके सामने एक पोलरॉइड रख दिया, ठीक है बच्चों, तो पोलरॉइड का मतलब हुआ ना कि वो सिर्फ एक खास डायरेक्शन वाले वेव्स को ही अलाउ करेगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है आपको, जैसे दो वेव्स आ रही है, एक वेव ये आ रहा है और एक वेव ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करने की आज़ादी है, इसीलिए ये वाला वेव जो होगा वो निकल जाएगा इसमें से, लेकिन ये वाला वेव जो होगा ना बच्चों, ये यहाँ से नहीं निकल पाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव करने की आज़ादी नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर भी हुआ है। ये जो वेव है ना, ये वाला वेव जो ये तो मूव कर गया, क्योंकि ये देख रहे हैं इसमें कुछ वर्टिकल लाइंस खींची गई है ना। इन वर्टिकल लाइंस का मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन वाले वेव को अलाउ करेगा। ठीक है, ये जो चीज है जिसको हम लोग पोलरॉइड कहते हैं, वो वाई डायरेक्शन वाले वेव को अलाउ करेगा, लेकिन वो जेड डायरेक्शन वाले इस वेव को अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन करने के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ वाइब्रेट करेगा ये। देखिए ना, ये वाले फोटो में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। इस डायरेक्शन में तो वाइब्रेशन होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में थोड़ा वाइब्रेशन होगा, तो ये वेव इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा कि भले पोलरॉइड से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर रहा था और जेड डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन पोलरॉइड से गुजरने के बाद ये सिर्फ वाई एक्सिस में ही वाइब्रेट कर रहा है। तो इसको बोला जाता है पोलराइज्ड लाइट। इसको हम लीनियरली पोलराइज्ड लाइट भी कह सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक खास डायरेक्शन में ये पोलराइज हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलरॉइड तो एक टर्मालाइन क्रिस्टल होता है जो लाइट को पोलराइज करता है, उसी को पोलरॉइड कहा जाता है। पोलराइजर और एनालाइजर, तो बच्चों अगर दो पोलरॉइड को हम एक साथ यूज करें ना, तो जो पहला वाला पोलरॉइड होगा उसको पोलराइजर कहा जाता है, जो दूसरा वाला होगा उसको एनालाइजर कहा जाता है। ठीक है, पास एक्सिस, तो लाइट जिस एक्सिस के अलोंग, पोलरॉइड जिस एक्सिस के अलोंग लाइट को पास करा देगा उसको पास एक्सिस बोला जाएगा। जैसे देखिए ना, ये वाला जो पोलरॉइड था, ये वाई एक्सिस के अलोंग वाले लाइट को तो पास करा दिया, लेकिन जेड एक्सिस वाले को पास नहीं कराया। इसका मतलब हम बोलेंगे कि इसका जो पास एक्सिस है वो एक्चुअली वाई एक्सिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एक अनपोलराइज्ड लाइट आया, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन वाई में भी है, जेड में भी है। वो जब यहाँ पे आया ना, तो ये सिर्फ वाई डायरेक्शन वाले को, चलिए इसको हम लोग वाई मान लेते हैं, इस वाले को, और इस वाले को हम लोग जेड मान लेंगे, है ना। तो ये वाला जो पोलरॉइड है ये वाई वाले को तो अलाउ करेगा, इस जेड वाले को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, यानी इधर से इंटेंसिटी अगर आई आई थी तो इसके बाद हो जाएगी I/2, क्योंकि आधा वेव अब इसके आगे आएगा ही नहीं। और जब ये वेव इससे होके जाएगा तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे या तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो हाँ मतलब रिफ्लेक्ट ही कर दिया जाता है, या फिर इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन वाले को अलाउ करेगा और इसके पास जेड डायरेक्शन वाला है ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो इसके बाद लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी बिल्कुल 0, यानी दो पोलरॉइड जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, उन दोनों को एक साथ यूज करिएगा तो लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी 0। क्लियर? चलिए, मेल्यूज लॉ। तो बच्चों हालांकि बिहार बोर्ड ने तो आज तक कभी मेल्यूज लॉ नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये लॉ कहता है कि दो पोलरॉइड अगर आप रखते हैं, जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट है बच्चों, देख रहे हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। ठीक है, चलिए अब दो पोलरॉइड P1 और P2 को अगर आमने सामने रखते हैं कुछ इस तरीके से कि दोनों के पास एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, जैसे इसको हमने ऐसा वर्टिकल रखा और इसको थोड़ा तिरछा कर दिया है। तो अगर इससे होके I0 इंटेंसिटी जाता है ना, तो इससे होके जाता है I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसमें I0 क्या है? तो I0 है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू P1, और I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू P2।
ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऐसा फोटो वोटो आप बना देंगे। मैल्यूज लो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस ले लेते हैं, 2 केस ले लेते हैं। एक केस ले लेते हैं 90 डिग्री का, तो आपको दिख रहा होगा इसका पास एक्सिस और इसका पास एक्सिस है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। इसको x मान लेते हैं बाबू, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। तो क्या होगा, ये y वाले को अलाउ करेगा, z वाले को इसने खत्म कर दिया, ये z वाले को अलाउ करेगा, y वाले को अलाउ नहीं करेगा, और z वाला तो इसमें है ही नहीं, यानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इंटेंसिटी 0। ये चीज़ हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे होके गुजरने वाली इंटेंसिटी I इज इक्वल टू कितनी होगी, तो इससे होके गुजरने वाली इंटेंसिटी I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा 90 डिग्री है ना। अरे इसका पास एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका पास एक्सिस z एक्सिस के अलॉन्ग है, थीटा 90 डिग्री है। क्लियर है, तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, यानी फाइनल इंटेंसिटी 0 मिलेगी, हम जानते भी थे। चलिए इसको देख लेते हैं, क्या हो अगर दोनों का पास एक्सिस पैरेलल हो, यानी थीटा 0 हो जाए, तो क्या होगा, ये y वाले को अलाउ करेगा, z वाले को नहीं, और जो भी y वाला है उसको ये भी अलाउ कर देगा, यानी ये कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगा। तो जितनी इंटेंसिटी इसकी होगी उतनी ही इंटेंसिटी इसकी भी होगी। और अगर आपको इससे होके गुजरने वाले लाइट की इंटेंसिटी जाननी है तो फॉर्मूला लगाइए, I इज इक्वल्स टू I0 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, और आप जानते हैं कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो I इज इक्वल्स टू I0 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे अगर मान लीजिए कि इसी को हम x एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं y एक्सिस, और अंदर बाहर वाला जो है उसको z एक्सिस मान लेते हैं, तो अगर लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रहा है तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में, हर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा। तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो भी इसके परपेंडिकुलर है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, और अंदर बाहर वाला जो डायरेक्शन है वो भी इसके परपेंडिकुलर है, तो उस डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन होगा। तो अंदर बाहर वाले को देखो मैंने ऐसे डॉट से दिखा दिया। जब ये यहाँ पहुँचेगा ना तो कुछ रे अंदर चला जाएगा, कुछ रे वापस लौट जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो पोलराइज्ड हो जाता है। रिफ्लेक्टेड रे में ये वाला वाइब्रेशन भी होगा और ये वाला भी होगा, क्योंकि ये वाला एंगल ये वाला डायरेक्शन और ये अंदर बाहर वाला डायरेक्शन दोनों इसके परपेंडिकुलर है। इसमें भी ये वाला डायरेक्शन और अंदर बाहर वाला डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है, ये वाला डायरेक्शन अंदर बाहर वाला डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये वाला तो होगा। लेकिन इसमें जो है वो अंदर बाहर वाला तो होगा, लेकिन ये वाला नहीं हो पाएगा। ये वाला वाइब्रेशन अगर हो जाए तो वो तो प्रोपगेशन के डायरेक्शन में हो गया ना, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, तो ये वाला नहीं होगा बच्चों। तो इसमें सिर्फ डॉट डॉट आएगा, तो ये फोटो याद रखना खाली, ठीक है। तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, इस फोटो को आप गौर से देखिए, तो आप देखेंगे कि I प्लस 90 डिग्री प्लस R। अच्छा बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I एंगल R बराबर होता है, तो इसीलिए मैंने इसको भी I लिख दिया। तो I 90 डिग्री और R मिलकर 180 हो जाएगा। तो आप यहाँ से R की वैल्यू निकालिएगा तो 90 इधर जाके 180 में से घट के 90 बचेगा और ये इतना हो जाएगा। अब स्नेल्स लॉ लगाइए, तो मान लीजिए ऊपर एयर है और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R। अब R की जगह पे हम लोग चाहें तो 90 माइनस आई रख सकते हैं, और आप जानते हैं साइन 90 माइनस आई कॉस आई होता है। अब कॉस आई नीचे जाएगा तो साइन आई बाई कॉस आई टेन आई होगा, तो टेन आई इज इक्वल टू म्यू और आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है ब्रूस्टर एंगल। बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ब्रूस्टर एंगल कितना होता है, टेन इनवर्स म्यू, याद रखना है। इसका डेरिवेशन वगैरह भी पूछेगा, इसीलिए मैंने करा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ब्रूस्टर लॉ की। तो ब्रूस्टर ने ये डिस्कवर किया ना कि व्हेन बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड इफ रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर। हिंदी में हम इसको ऐसा समझेंगे कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट का बीम, ठीक है, किसी मीडियम से टकरा के अगर रिफ्लेक्टेड होता है इस तरीके से कि रिफ्लेक्टेड बीम और रिफ्रैक्टेड बीम के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो रिफ्लेक्टेड बीम पोलराइज्ड हो जाता है। इसी को कहा जाता है ब्रूस्टर लॉ,
और यहाँ से जो हमको एंगल मिलता है उसको कहा जाता है ब्रूस्टर एंगल। याद रखना पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होता है, यानी अगर किसी चीज़ का पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो समझ लेना वो चीज़ ट्रांसवर्स है। तो लाइट का पोलराइजेशन होता है तो लाइट ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। अगर किसी वेव का पोलराइजेशन नहीं हो रहा है तो समझ लेना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना बच्चों। पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं होता है। तो ट्रांसवर्स वेव में वेव ऑन स्ट्रिंग और लाइट आता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव आता है। तो साउंड वेव पोलराइज्ड नहीं होता है, लाइट वेव होता है और वेव ऑन स्ट्रिंग होता है, ठीक है। रीजन जानने की जरूरत नहीं है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, कैसे पता चला कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर शो करता है? तो बाबू पोलराइजेशन से, क्योंकि पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स का ही होता है, ठीक है। बाकी इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ये सारे वेव्स का होता है। पोलराइजेशन ही है, ठीक है, जो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का होता है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज सपोर्टेड बाय पोलराइजेशन, बहुत पूछा है, देख रहे हो 2017 में भी, 2015 में भी। ब्रूस्टर एंगल तो हम जानते हैं, तो tan I इज इक्व टू म्यू, यही तो होता है ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। तो म्यू इज इक्व टू tan IP, मैंने यहाँ IP बोल रहा है इसको, ठीक है। राइट ब्रूस्टर लॉ लिख दीजिएगा, ठीक है, कि जब भी किसी मीडियम से कोई बीम आके टकराता है तो, और अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो रिफ्लेक्टेड बीम जो होता है वो पोलराइज्ड हो जाता है, इसी को ब्रूस्टर लॉ कहा जाता है। राइट ब्रूस्टर लॉ यही चीज़ है, स्टेट ब्रूस्टर लॉ यही चीज़ है। वाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। अच्छा बच्चों, तो अभी रीजन भी बता देता हूँ मैं आपको। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है ना, जो पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है वो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। देख रहे हो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसीलिए जब आप सामने में ऐसे रखेंगे तो इस वाले ऑसिलेशन को तो अलाउ करेगा, इस वाले ऑसिलेशन को ये अलाउ नहीं करेगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो ऑसिलेशन होता है, ये चीज़ लिखेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो ऑसिलेशन होता है वो वेव के प्रोपगेशन के ही डायरेक्शन में होता है। जैसे वेव अगर इधर जा रहा है ना, जैसे साउंड वेव अगर इधर जा रहा है तो एयर के जो पार्टिकल्स है वो इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके सामने अगर हम एक पोलरॉइड रखें तो ये किसी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये लीनियर है, ये सीधा निकल जाएंगे, तो इनका कोई पोलराइजेशन नहीं होता है। तो अगर आप रीजन जानना चाहें तो आप लिख दीजिएगा कि चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होता है, वेव के प्रोपगेशन के अलोंग होता है, इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पोलराइजेशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज पोलरॉइड? तो वो क्रिस्टलाइन मटेरियल जो लाइट को पोलराइज कर दे उसको पोलरॉइड कहा जाता है। राइट इट्स यूसेज। तो बच्चों पहला यूज तो इसका ये होता है कि हम इससे लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे दो पोलरॉइड को आमने सामने रख के लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करेंगे। ऐसा रखेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, 90 डिग्री पे घुमा देंगे तो जीरो हो जाएगी। तो पहला यूज ये। दूसरा यूज ये कि जो 3D ग्लासेस होती हैं, 3D मूवी देखने जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पे 3D ग्लासेस में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आप लिख दीजिएगा। चलिए, व्हाट इज पोलराइड, मेंशन इट, यूजेस हो ही गया। इवेल्युएट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्लेट एट पोलराइज एंगल। अच्छा, तो बच्चों ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है कि अगर ये 90 पोलराइजिंग एंगल का मतलब हुआ कि ये वाला पोलराइज्ड होना चाहिए, तो ऐसा तो तब होता है जब 90 डिग्री पे होता है। क्लियर है? तो उस केस में आपसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो बच्चों हमने आई की वैल्यू निकाली ना, ठीक है, तो हम लोग आर की वैल्यू निकाल लेंगे स्नेल्स लॉ का यूज करके। क्लियर है? ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कि आई इज इक्वल टू कितना होगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। तो आर की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आप क्या लिखिएगा, एक बार फिर से स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, ठीक है। चाहे आप ये कर सकते हैं, छोड़िए ना, स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, तो ऐसे लिख लीजिएगा 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन आर। तो आप म्यू को नीचे लेकर चले जाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अब आर पूछ रहा है बच्चों,
आर पूछ रहा है ना, अब इसको तो लग रहा है पूरा डिराइव करना पड़ेगा, रहने दो, पूरा डिराइव करते हैं हम लोग, ठीक है। बताओ हम क्या लिखेंगे, शुरू से ही देख लेते हैं। ये मान लीजिए 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या लिखेंगे 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ठीक है। और हम जानते हैं कि इस केस में मतलब ये भी तो आई ही हुआ ना, तो आई प्लस आर प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो आप यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस आर, ठीक है। अब आप इस आई की जगह पे 180 माइनस आर रखिए, तो साइन आई इज इक्वल टू होगा, सॉरी आई की जगह पे 180 माइनस आर रखिए, रुकिए एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमने रखा 180 माइनस आर, ना सॉरी बच्चों, ये 90 माइनस आर होगा ना, 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस आर, और ये हो जाएगा म्यू साइन आर, 90 माइनस आर कॉस आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कॉस आर बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, ये हो जाएगा आपका कॉट आर इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है, यानी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट इनवर्स म्यू, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।